जिस प्रश्न में मेरी रुचि है वह यह है कि मैं मामले का उदार दृष्टिकोण अपनाने को तैयार हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह उदार दृष्टिकोण परवान चढ़ेगा। जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है, ऐसा हो सकता है कि भारत में कोई संवाद ना हो। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो संघों के विकास को नष्ट कर रहे हों। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें अभी भी साम्यवादी दल के सदस्यों के डर पर विचार करना चाहिए, जो पहले कांग्रेस की तरफ से कंटक थे, लेकिन अब जो उसमें सम्मिलित हो गए हैं। वे खुले आम शांति चाहते हैं, वे खुले आम सच्चाई चाहते हैं, वे खुले आम अहिंसा चाहते हैं। यहाँ तक कि जैसा मैं समझता हूँ उन्होंने 4 आने भी खर्च किए हैं। क्यों, मैं पूछता हूँ, क्या उन्हें अब इस बात का डर है कि कोई मजदूरों के शांतिपूर्ण विकास के खेल को नष्ट कर रहा है? मान लें ऐसा है तो चलिए देखते हैं इसका अंत कैसे होता है। अगर मेरे माननीय मित्र मुझे संतुष्ट कर दें कि ऐसा समय आएगा जब जिसे मैं बंधक संघ कहता हूँ वह स्वतंत्र संघों में विकसित होगा, तो संभवतः मैं अपने दृष्टिकोण पर दोबारा विचार करूं। परंतु मुझे यह कहने में बिल्कुल भी हिचक महसूस नहीं होती कि कभी भी स्वतंत्र संघ नहीं होंगे, और यह इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र संघ पर जो शर्तें लागू की हैं वे इतनी असंभव हैं कि कभी पूरी नहीं हो सकती। मुक्त संघ की क्या शर्तें हैं? शर्तें ये हैं कि आप हमेशा यह दिखाएं कि रजिस्टर में आपके पास 50.1% सदस्यता है। 20% पर्याप्त नहीं है, 25% पर्याप्त नहीं है। अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो 50.1% का गणितीय अनुपात दिखाएं। महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या यह तर्कसंगत शर्तें हैं? अगर मैं रोम के कानून सादृश्यता का प्रयोग करूं तो यह दास बनाने से शुरू होता है। अगर परिभाषिक ढंग से कहें तो इसमें भी दास मुक्ति का प्रावधान था। अंततः दासों को मुक्त कर दिया गया और वे स्वतंत्र व्यक्ति बन गए, नागरिक बन गए। उसी सादृश्यता को लागू करते हुए मैं कहूँ कि हमने भी दासता से शुरुआत की, क्योंकि स्वीकृति व मान्यता दासता से कुछ कम नहीं थी। लेकिन क्या दास मुक्ति का कोई प्रावधान है? और अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो क्या वह तर्कसंगत है? और
कोई ऐसी संभव शर्तें हैं जिन्हें कर्मचारियों से पूरा करने की उम्मीद की जा सके। शर्त यह है कि अब आप कर्मचारियों की कुल संख्या में से 50.1% अवश्य दिखाएं और तभी आप अपने मालिक के बंधन और दंड से बच सकते हैं। क्या यह संभव होने योग्य शर्त है? महोदय, अब मेरे माननीय मित्र जो शायद हमें पथ भ्रष्ट कहना चाहेंगे, हमारा ध्यान अहमदाबाद में विद्यमान आदर्श स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हमें कहा गया है कि अहमदाबाद की पुस्तक से एक प्रश्न निकाल लें और उस आदर्श का पालन करें। मैं ऐसा करने को तैयार हूँ, चूँकि मैंने उदाहरण का अध्ययन किया है, इसलिए यह प्रश्न पूछना आवश्यक हो जाता है। इस विधेयक के अंतर्गत अहमदाबाद मजदूर महाजन के स्वतंत्र संघ हो जाने की क्या कोई संभावना है? मुझे कोई आशा नहीं है कि वह संघ स्वतंत्र कर्मचारियों का संघ बन सकता है। निश्चित रूप से अहमदाबाद एक आदर्श स्थान है, जैसा कि राजकीय कमीशन ने इंगित किया है कि भारत में कहीं भी ऐसी आदर्श संस्था विद्यमान नहीं है। वहाँ ऐसे कर्मचारी हैं जिनका धर्म वही है जो मालिक का है, सिर्फ उन कुछ मुसलमानों को छोड़कर जो बुनकर हैं और जो संघ के बाहर हैं। कर्मचारी वही भाषा बोलते हैं जो कि उनके मालिक। वहाँ सांस्कृतिक एकता प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इसलिए अन्य स्थितियों में जो भी पृथकतावादी एवं दूरदराज प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं, वे वहाँ विद्यमान नहीं हैं। इन सब से बढ़कर वहाँ महात्मा जैसा महान व्यक्तित्व है जिस पर शायद प्रत्येक दुर्दांत श्रद्धा रखें और उनका अनुसरण करें, चाहे उसकी कितनी ही व्यक्तिगत शिकायतें क्यों ना हो। अहमदाबाद मजदूर महाजन संघ इनके ही तत्वाधान में विकसित हुआ है। उसका जीवन 2 दशकों से ज़्यादा का है। मुझे बताया गया है कि वह 18 वर्षों से विद्यमान है। उस संघ की क्या स्थिति है? मेरे पास मई 1938 का लेबर गजट है जिसमें इसके आंकड़े हैं और विश्लेषण करने पर मुझे पता चला कि ऐसी स्थिति अहमदाबाद में थी। मैं केवल कपड़ा उद्योग को ले रहा हूँ। अहमदाबाद कपड़ा उद्योग में कर्मचारियों की कुल संख्या 90,000 है। यह उन कर्मचारियों की कुल संख्या है जो संघ में सम्मिलित हैं। मजदूर महाजन, जैसा कि सब जानते हैं,
5 विभिन्न संघों का संघ है और इसकी कुल संख्या 22,000 है। यह संख्या मई 1938 में थी। महोदय, इसका कुल योग मैं कमजोर गणितज्ञ हूँ। अगर कोई मेरे आंकड़ों का संशोधन करे तो मुझे ठीक कर दिया जाए। इसका कुल योग मेरे अनुसार 21% है, यानी संघ की सदस्यता कपड़ा उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का 21% है। इस परीक्षण को अहमदाबाद पर भी लागू करते हुए मैं कहता हूँ, क्या कोई कह सकता है कि अगर हमें आज पंजीकरण के लिए आवेदन देना पड़े तो क्या यह अहमदाबाद मजूर महाजन मालिक की स्वीकृति के बिना ऐसा कर सकता है? नहीं। सभा मध्यावकाश के बाद 2:30 बजे पुनः संवेदित होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यावकाश से पहले मैं इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा था कि इस विधेयक में निहित शर्तों के अंतर्गत इस देश में किसी स्वतंत्र संघ के विकसित होने की संभावना नहीं है। और जो मैं कहना चाहता हूँ उसका उल्लेख मैंने अहमदाबाद मिल मजदूर संघ की स्थिति का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया है और यह दर्शाया है कि अहमदाबाद में विद्वान अति अनुकूल स्थितियों के होते हुए भी मजूर महाजन के लिए वहाँ अपना स्वतंत्र संघ बनाना संभव नहीं, जबकि वह मालिक का अनुमोदन प्राप्त किए बिना अधिनियम के अंतर्गत मान्यता पाने का हकदार है। महोदय, यह सचमुच बहुत ही दुष्कर स्थिति है जिसे कि इंग्लैंड जैसे औद्योगिक रूप से संगठित देश में भी महसूस करना संभव नहीं होगा। दुर्भाग्यवश सभी प्राप्त पुस्तकों में हमें देश में विभिन्न संघों की कुल सदस्यता के आंकड़ों का सेट मिलता है, लेकिन हमें इसके साथ कहीं भी ऐसे आंकड़े नहीं मिले जो देश में विभिन्न उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या दर्शाते हों। परिणामतः यह जान लेना आसान नहीं कि इंग्लैंड में कर्मचारियों का कुल प्रतिशत कितना है जिन्हें देश में संघों का सदस्य कहा जा सके, लेकिन यहाँ मुझे श्री वाल्टर सिटराइन द्वारा लिखित एवं 1926 में प्रकाशित पुस्तक का समर्थन प्राप्त है। इंग्लैंड में श्रमिक आंदोलन से परिचित प्रत्येक व्यक्ति को पता होगा कि उसकी श्रमिक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थिति है और इसलिए जिस मामले पर हम विचार कर रहे हैं उसमें उनकी पुस्तक को एक प्रमाणिक दस्तावेज की तरह लिया जा सकता है। उन्होंने दिखाया है कि वह
उन्होंने दिखाया है कि दुर्भाग्यवश वर्ष 1924 के अंतिम समय में नए आंकड़े नहीं थे। इंग्लैंड में स्थिति यह थी कि विभिन्न उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या 1,80,00,000 थी, जबकि संघों के स्त्री पुरुष सदस्यों की संख्या केवल 55,31,000 थी। इसका मतलब है कि यह निश्चित रूप से लगभग 30% से अधिक नहीं थी। अब अगर इंग्लैंड जैसे देश में ऐसी स्थिति है जहां मजदूर बहुत ही अच्छी तरह से संगठित है और उद्योग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं, तो हम भारत जैसे देश में क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि विधेयक में बताई गई शर्तें बहुत असंभव शर्तें हैं और अगले 10 या 20 वर्षों तक की स्थिति को देखते हुए कोई भी मजदूर संगठन अपने आप को इतना मजबूत नहीं बना सकेगा कि अपनी सदस्यता सूची में 51% श्रमिकों को दिखा सके। परिणामतः इसका निर्विवाद रूप से यह निष्कर्ष रहा कि हड़ताल में समझौता प्रक्रियाओं में जिस प्रकार का मजदूर संघ मजदूरों का प्रतिनिधित्व करेगा वह कुछ और नहीं होगा बल्कि मालिकों से मान्यता प्राप्त उनका गुलाम संघ होगा। महोदय, मैं अब 2 अन्य अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पहला प्रश्न यह है कि भारत श्रमिक संघों के विकास पर विधेयक का क्या प्रभाव पड़ेगा। उस दृष्टिकोण से मैं निवेदन करता हूँ कि विधेयक का अति महत्वपूर्ण खंड 8 उपखंड का है। अब इस खंड में ऐसा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जिसे मैं असमान प्रकार का सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। इस खंड के अनुसार किसी उद्योग या व्यवसाय के संदर्भ में जैसा भी मामला हो, रजिस्ट्रार किसी स्थानीय क्षेत्र में एक संघ से ज्यादा का पंजीकरण नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में विधेयक में कर्मचारियों से यह कहने का प्रावधान है कि अगर वे एक श्रमिक संघ में संगठित होना चाहते हैं तो वे एक उद्योग या व्यवसाय में केवल एक ही संघ बना सकते हैं। वह कर्मचारियों को बताता है कि अगर वे एक श्रमिक संघ में संगठित होना चाहते हैं तो किसी निश्चित परिभाषित स्थानीय क्षेत्र में एक उद्योग या व्यवसाय में वे केवल एक ही संघ बना सकते हैं। महोदय, अब मेरा दावा यह है कि विधेयक में एक प्रावधान है जो मेरे विश्वास के मुताबिक इस देश में संघों की संख्या बढ़ने से रोकेगा। सर्वप्रथम मैं इस विधेयक के प्रस्तावक से यह जानना चाहता हूँ कि
या विश्व के किसी अन्य हिस्से में यह सिद्धांत लागू होता है। महोदय, अब जहाँ तक ब्रिटेन के श्रमिक संगठनों की स्थिति का मेरे द्वारा किए गए अध्ययन का सवाल है, मैं एक व्यक्ति की प्रामाणिकता को उद्धृत करने को तैयार हूँ जो इस क्षेत्र में यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सक्षम है कि निश्चित रूप से ब्रिटेन कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वस्तुतः अंग्रेजी कानून में श्रमिकों द्वारा संगठित होने के लिए किसी भी तरीके का अपनाना उन पर छोड़ दिया गया है। वहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि संघ किसी एक उद्योग और किसी एक व्यवसाय तक ही सीमित रहे, और ना ही ऐसा कोई कानून है कि संघ किसी एक मामले को ले। इस मुद्दे पर मैं सदन का ध्यान सेविडन और मायरडेन इवांस की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्विस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के एक अंश की ओर दिलाना चाहता हूँ, और उसका निष्कर्ष यह है जिसे मैं ट्रस्टीज से पढ़ रहा हूँ। यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक उद्योग के समस्त कर्मचारी एक ही संघ में संगठित हों, बल्कि वे अनेक विभिन्न संघों में सम्मिलित हो सकते हैं। कुछ मामलों में संगठन जिलों के आधार पर होता है, जबकि अन्य मामलों में व्यावसायिक आधार पर, और किसी एक उद्योग में कर्मचारियों का एक भाग उस संघ में भी शामिल हो सकता है जो सामान्यतः अन्य उद्योग के कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी करता हो, या कोई सामान्य श्रमिक संघ हो। कई मामलों में आंशिक संघ किसी ऐसे परिषद या महासंघ में सम्मिलित है जो किसी खास उद्योग के संपूर्ण भाग में या अधिकांश भाग में सक्रिय है, या उस महासंघ या संघ में सक्रिय है जो विभिन्न उद्योगों में उसी व्यवसाय या उसके समान व्यवसायों में लगे सदस्यों को लेते हैं, या आम श्रमिक संघों के किसी महासंघ से संबंध है। इससे पता चलता है कि इंग्लैंड में आम श्रमिक संघ हो सकते हैं, अर्थात विभिन्न उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी परस्पर संगठित हो सकते हैं और संघ बना सकते हैं। आम श्रमिक संघ का भी यही अर्थ है। जहाँ तक उद्योग या व्यवसाय का संबंध है, हो सकता है कि एक मजदूर का दूसरे के साथ कोई मतलब ही ना हो, इसलिए वहाँ आम श्रमिक संघ ही हो सकता है। लेखक यह भी बताता है कि इंग्लैंड में विभिन्न उद्योगों से संबंधित व्यक्ति संघ बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लें कि कोई व्यक्ति खनिक है, तो भी वह ऐसे किसी अन्य संघ का सदस्य बन सकता है जिसका कानून से कोई
संबंध नहीं है। इसलिए इंग्लैंड में कानून पूर्णतः कर्मचारियों पर यह बात छोड़ देता है कि वे इस ढंग से इन परिस्थितियों में संगठित होंगे। कानून केवल यह देखता है कि संघ एक अवैधानिक निकाय न बन जाए। वह यह भी देखता है कि पंजीकरण से पहले संघ के निश्चित विधि सम्मत उद्देश्यों, संघ के उद्देश्यों की जांच करने के अलावा अंग्रेजी कानून निश्चित रूप से यह नहीं देखता कि क्या संघ किसी एक निश्चित ढंग से संगठित हैं या संगठित नहीं है। और मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस देश में इस सिद्धांत को क्यों नहीं अपनाया जा सकता। मुझे इसमें कोई न्याय संगत बात नज़र नहीं आती और मुझे नहीं पता कि अब इस विधेयक में यह सिद्धांत क्यों प्रस्तावित किया गया है। महोदय, क्या एक उद्योग या एक व्यवसाय में कार्यरत समस्त मजदूरों का संघ होना संभव है? मुझे यकीन है कि इसी कारण से यह संभव नहीं है। जैसा कि सब जानते हैं कि किसी श्रमिक संघ के 3 परस्पर भिन्न उद्देश्य या लाभ हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि किसी संघ के अपने हित विशेष के संवर्धन से जुड़े प्रायोजन हों, जैसे कि कर्मचारी मजदूरी, कार के घंटे, उद्योग में तरक्की आदि। इन्हें सिर्फ श्रमिक संघगत उद्देश्य कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक श्रमिक संघ के सामाजिक उद्देश्य हो सकते हैं जो कुछ लाभ प्रदान करते हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन देना, सदस्यों को बेरोजगारी भत्ता देना, उनकी विधवाओं को पेंशन देना आदि। इंग्लैंड में ये सामाजिक उद्देश्यों के नाम से जाने जाते हैं। संघ का एक उद्देश्य किसी ऐसी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाना भी हो सकता है जिससे वह अपनी आर्थिक व सामाजिक स्थिति की सुरक्षा के लिए अधिक उपयुक्त समझता हो। महोदय, अब मेरा प्रश्न है कि क्या किसी उद्योग में कार्यरत समस्त व्यक्तियों के लिए इन तीनों उद्देश्यों पर सहमत होना संभव है? मुझे नहीं लगता कि समस्त मामलों में सकारात्मक उत्तर देना संभव होगा और मैं विस्तृत रूप से इस मामले पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि यह दिखा सकूं कि हमें सकारात्मक उत्तर क्यों नहीं मिल सकता। इसी तरह का एक मामला लेते हैं। उदाहरण के तौर पर बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की एक संस्था है और मैं इस मामले में केवल प्रासंगिक पहलू को ही लूँगा क्योंकि मैं अपने तर्क पर जोर देना चाहता हूँ। वहाँ मिल उद्योग में कई मुसलमान
कर्मचारी हैं, वे श्रमिक संघ का सदस्य बनने को उत्सुक हैं, लेकिन अन्य गैर मुसलमान कर्मचारी चाहते हैं कि संघ के कर्मचारी कांग्रेस की राजनीतिक पद्धति का अनुसरण करें। ऐसे भी मुसलमान सदस्य जो संघ में शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन मुस्लिम लोग की राजनीति का अनुसरण करना बेहतर समझते हैं। जब तक इन दो में से एक भी पार्टी अपना राजनीतिक कार्यक्रम छोड़ने को तैयार न होगी, तब तक वे दो जन समूहों को कैसे एक करेंगी। अन्य दृष्टांत देखें। ऐसे कई कर्मचारी हैं जो अछूत समुदायों के हैं। वे एक संघ का सदस्य बनने को तैयार हैं, पर साथ ही वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि जिस समुदाय से उन्हें लिया गया है, उस समुदाय के फायदे के लिए संघ को कुछ सामाजिक लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। वे चाहते हैं कि उनके समुदायों को कुछ अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं, किंतु अन्य वर्गों के कर्मचारी उनसे सहमत नहीं हैं। यह संघ ऐसे बनेगा, मेरी समझ में नहीं आता है कि आप ऐसी शर्तें क्यों रखते हैं जिससे कुछ भी कर पाना इतना असंभव हो जाता है। मुझे यह सोचना चाहिए था कि इस विधेयक में सम्मिलित प्रस्ताव इतना ही तर्कसंगत व विवेकपूर्ण है जितना कि किसी स्वास्थ्य अफसर का यह निर्धारित करना कि आप विशेष तरह का घर बनाएं। आपका दरवाजा सिर्फ दक्षिण की ओर खुले, कोई भी दरवाजा उत्तर की ओर ना हो। आपके पास केवल विशेष प्रकार की खिड़की हो। घर एक विशेष ऊंचाई से अधिक ऊंचा ना हो। एक ऐसा घर बनाएं जिसका एलिवेशन उत्थापन विशेष प्रकार का हो। इसलिए या तो आप ऐसा घर बनाएं जो इन नियमों को पूरा करता हो, वरना आप गली में पड़े रहें। यह विधेयक इसी तरह का विकल्प कर्मचारियों के सामने प्रस्तुत करता है। अगर मजदूरों के संगठन का मामला उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाए तो इसमें बुराई क्या हो सकती है। आपको इससे क्या लेना देना है, मुझे समझ नहीं आता। ये सब क्या है और एक उद्योग में कार्यरत लोगों को एक संघ विशेष में लाकर आपको क्या मिलेगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा दृष्टिकोण यह है कि अगर आप यह असंभव शर्तें लगाएंगे तो लोग संघ बनाने की बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। मेरे विचार से जो मुसलमान जिस किसी भी राजनीतिक विचारधारा को चुनना चाहते हैं, उन्हें उनकी पसंद की विचारधारा चुननी चाहिए। अगर वे सोचते हैं कि यदि उनका श्रमिक संघ मुस्लिम लीग की नीति का अनुकरण
करने को तैयार नहीं हैं और उनके लिए श्रमिक संघ के होने का कोई फायदा नहीं है, तो हो सकता है वे किसी संघ में शामिल ही ना हों। उसी तरह अगर अछूत महसूस करते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा और उनके समुदाय से संबंधित अन्य सुविधाओं के लिए कुछ प्रावधान बनाने की अनुमति नहीं है, तो वे उस संघ का ना होना ही पसंद करेंगे। आप ऐसा करके कौन सी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं? आप ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि लोग कोई भी संघ ना बनाने के लिए बाध्य हो जाएं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह ऐसा प्रावधान है जिसकी परिकल्पना बहुत ही शरारतपूर्ण ढंग से की गई है। महोदय, उपबंध 4 से 20 में दूसरा प्रश्न यह उठता है कि श्रमिक संघ के आंदोलन की स्थिरता पर इस विधेयक का क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लें कि अंततः किसी श्रमिक संघ में मालिक के नियंत्रण से मुक्त होने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो जाती है, तो इस विधेयक के उपबंधों में क्या कोई ऐसी गारंटी है कि वह संघ एक क्रियात्मक संघ के रूप में ही बना रहेगा? जहाँ तक मैं इस विधेयक के प्रावधानों का अध्ययन कर पाया हूँ, उनके अनुसार एक बार पंजीकृत संघ उसी पंजीकरण को बनाए रखेगा। खंड 10 सबसे खतरनाक है। वह खंड संघ पर हमेशा एक तलवार की तरह लटका रहेगा। इसका अस्तित्व हमेशा संकट में ही रहेगा और यह कभी निश्चित नहीं हो पाएगा कि आज जो इसका विधि सम्मत अस्तित्व है, क्या वह कल भी बना रह पाएगा। क्योंकि अगर कोई विशेष परिस्थिति ना पैदा हो तो इसका पंजीकरण कभी भी रद्द किया जा सकता है और एक बार पंजीकरण रद्द हो गया तो वह पूरा ढांचा मिट जाएगा जो बहुत मेहनत से और बहुत शक्ति लगाकर बनाया गया था। महोदय, इसमें आगे भी शरारत की गई है और वह यह कि संघ के पंजीकरण का रद्द होना विरोधी संघ या मालिक पर छोड़ दिया जाए, जिसका मतलब यह होगा कि विरोधी संघ को नष्ट करने के लिए विभिन्न श्रमिक संघों के व्यक्तियों के बीच आपसी दुश्मनी, आपसी ईर्ष्या व कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। इसलिए जो श्रमिक संघ विधेयक के तहत एक बार पंजीकृत हो गया है, उसके निरंतर अस्तित्व में रहने के लिए उसकी सदस्य सूची में कर्मचारियों की कुल संख्या को 51% होनी चाहिए। महोदय, मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी संघ के लिए यह दिखाना संभव होगा कि उसके पास कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के 51% सदस्य
यह एक दिलचस्प बात होगी। मैं मानता हूँ कि सदन को यह दिखा दूँ कि कैसे श्रमिक संघ की सदस्यता साल दर साल घटती बढ़ती है, और मैं ये आंकड़े देता हूँ जो मैंने ग्रेट ब्रिटेन के आंकड़ों से लिए हैं। वर्ष 1892 में श्रमिक संघों की कुल सदस्य संख्या 15,76,000 थी। वर्ष 1910 में यह 25,65,000 हो गई थी। 1920 में यह 83,46,000 थी, लेकिन वर्ष 1934 में घटकर 44,41,000 रह गई। 10 वर्षों में श्रमिक संघों की सदस्य संख्या 50% घट गई। यहाँ हम एक उद्योग विशेष के आंकड़े ले रहे हैं। कृषि क्षेत्र में वर्ष 1920 में कुल सदस्य 2,00,000 थे, जो 1932 में केवल 33,000 रह गए। उनकी संख्या 2,10,000 से घटकर 33,000 रह गई। 1920 में कोयला खनन उद्योग में सदस्य संख्या 11,15,000 थी। 1932 में वह घटकर 5,54,000 रह गई। धातु उद्योग में 1920 में यह संख्या 11,72,000 थी। 1932 में 5,27,000 थी। गृह निर्माण उद्योग में 1920 में सदस्यों की संख्या 5,63,000 थी। 1932 में वह घटकर 2,75,000 रह गई। परिवहन व आम मजदूरों की कुल सदस्य संख्या 1920 में 16,85,000 थी, जबकि 1932 में वह घटकर 6,60,000 रह गई। 1920 में श्रमिक संघ कांग्रेस की कुल सदस्य संख्या 65,05,000 थी, जबकि 1932 में इसमें केवल 36,13,000 सदस्य थे। महोदय, अगर इंग्लैंड जैसे देश में, जहां श्रमिक संघवाद कर्मचारी के लिए सहज स्वाभाविक बात कही जा सकती है, वहां श्रमिक संघ की सदस्यता एक दशक में 50% घटती बढ़ती है, तो यह समझ में नहीं आता कि कोई कैसे यह उम्मीद कर सकता है कि हमारे इस देश में श्रमिक संघों का कोई भी संगठन हमेशा अपनी सदस्य सूची में कुल श्रमिकों की 51% की सदस्यता कैसे बनाए रख सकता है। अगर सदस्यता का 1% तक गिर जाती है तो अपना सारा कारोबार ही खत्म करना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ कि क्या यह तर्क संगत है? क्या यह ऐसी शर्त है जिससे श्रमिक संघ आंदोलन का विकास सुनिश्चित हो सकेगा? अगर प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक संघ को अपने पंजीकरण को रद्द समझने के लिए तैयार रहना पड़े और दिन प्रतिदिन इसी पशुपेश में रहना पड़े, तो इस देश में श्रमिक संघवाद की अभिवृद्धि का भविष्य क्या है? महोदय, इस खेदजनक लक्षण
और भी हैं जो गंभीर विचार का विषय हो सकता है, और यह कि इस विधेयक के तहत जिस व्यक्ति को संघ के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार दिया गया है, वह अपने ही संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। मैं इस प्रस्ताव के औचित्य को तब तो अच्छी तरह समझ सकता था यदि पंजीकरण रद्द करने का अधिकार संघ के उस सदस्यों को दिया गया होता, तो इस तथ्य के कारण अपने संघ को पंजीकृत करवाने की स्थिति में होते कि उनके पास अपेक्षाकृत अधिक सदस्य हैं। मैं उस स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन विधेयक के खंड 10 को पढ़कर यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति को अपने संघ का पंजीकरण कराने की स्थिति में होना आवश्यक नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि उसके पास किसी उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का 51% भी सदस्यता के रूप में ना हो। किसी शरारत करने वाले के लिए केवल इतना ही प्रमाणित करना आवश्यक है, मालिक की हाजिरी वही और संघ की हाजिरी वही के हिसाब से कर्मचारियों की प्रतिशतता 50% से कम हो गई है। जैसा कि मैंने कहा, औद्योगिक शर्तों के तहत जहाँ काम घटता बढ़ता रहता है और तदनुसार मजदूर भी घटते बढ़ते रहते हैं, वहाँ इन शर्तों की पूर्ति करना असंभव है।